हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। एसएसजी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको भारत की राज्य पढ़ा रहा हूँ और भारत की राज्य में मैं आपको जो आज का टॉपिक बताने जा रहा हूँ, इसमें बताऊंगा आपको बेरुबाड़ी संघ का मामला। और इससे पहले का जो मैंने आपको लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान का भाग 4, यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। तो आइए जो आज का जो टॉपिक है हमारा उस पर डिस्कस करते हैं, बेरुबाड़ी संघ का मामला। बेरुबाड़ी संघ मामला, और ये कब का मामला है? 1960। आज इस पर डिस्कस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे ये बेरोजगारी संघ मामला है क्या। इससे पहले आपको बताया था भारतीय संविधान का भाग 1, जिसमें अनुच्छेद 1 में बताया था भारत का जो नामकरण था उस पर हमने डिस्कस करी थी। और भारत की जो संघ जो भारतीय अनुसूची है, भारतीय अनुसूची जो अनुसूची 1 में जो राज्यों का जो उल्लेख किया गया है या केंद्र शासित प्रदेशों का जो उल्लेख किया है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये जो राज्य है या जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये एक सीमा के एक भारतीय संघ का जो सीमा का निर्धारण किया गया है उस सीमा के अंतर्गत रहेंगे और इनको किसी भी सूरत में भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, यानी कि अलग होने का राइट नहीं है। ठीक है, और फिर अनुच्छेद 2 में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई विदेशी राज्य भारत संघ में प्रवेश करना चाहता है, ठीक है, या कोई विदेशी क्षेत्र भारतीय संघ में प्रवेश करना चाहता है, तो उसके प्रावधान मैंने आपको बताया। और फिर अनुच्छेद 3 में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना हो, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, उसकी सीमा घटानी बढ़ानी हो, ये सारे प्रावधान किए गए थे अनुच्छेद 3 में। ठीक है, और उसके बाद फिर अनुच्छेद 4 में मैंने बताया था कि ये जो अनुच्छेद 2 और ये जो 3 है, इसमें जो संशोधन होगा वो किस प्रकार से होगा? साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, यानी कि इसमें जो अनुच्छेद 360 है 368 है उसके तहत संविधान संशोधन की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये बातें इसमें आपको बताई थी। और इसी के तहत मामला उठा था कि यदि किसी विदेश जो भारत का कोई क्षेत्र है, अगर किसी भारत की कोई भूमि कोई क्षेत्र किसी विदेशी देश को देनी हो, तो क्या ये जो अनुच्छेद 2 और 3 है इसके तहत दी जा सकती है? ठीक है, या फिर उसको किस अनुच्छेद के तहत दी जा सकती है, उसकी क्या प्रावधान है? ठीक है, तो उसी के तहत हमारा ये जो बेरुवाड़ी संघ का मामला था ये उठा था। ठीक है, तो आइए जो ये बेरुवाड़ी संघ का जो मामला है, क्योंकि बेरुवाड़ी जो बेरुवाड़ी जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ, ये बेरुवाड़ी एक जगह है और ये कहाँ पे थी उस समय? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो उसको एक मैप के माध्यम से समझते हैं, मैप के माध्यम से आपको समझने में ये आसान हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा एक मैप बनाते हैं, इंडिया का एक मैप बना देते हैं छोटा सा, उसी के आधार पर हम इसका आंकलन करेंगे। मैप के माध्यम से थोड़ा आपको समझने में आसान हो जाएगा कि किस किस प्रकार से इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। ठीक है, मैप थोड़ा इस प्रकार से बना देता हूँ कि आपके समझ आ जाए। इस प्रकार से ये आपका मैप हो जाएगा। ये तो इसको मैप के माध्यम से समझने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे ये आपका पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये बेरुबाड़ी जगह है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये बेरुबाड़ी जगह है। ठीक है, यानी कि जो समय पूर्वी बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था और ये जो हमारा पश्चिम बंगाल जो राज्य था उसके बॉर्डर पे ये पश्चिम बंगाल में पड़ता था। ठीक है, तो उस समय जब देश स्वतंत्र हुआ तो भारत दो भागों में विभाजित हो गया, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के दो क्षेत्र थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र था इसका, ये वाला जो क्षेत्र था ये क्या कहलाया? पूर्वी पाकिस्तान। और इसी प्रकार से ये वाला जो इसका ये जो क्षेत्र था ये क्षेत्र क्या कहलाया? पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको हम आज पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय बात उठी कि
इसका जो सीमा का निर्धारण है वो किस प्रकार से किया जाए। तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके द्वारा एक व्यक्ति भेजा गया सीमा के निर्धारण के लिए, उसका नाम था सर रेडक्लिफ। और ये जो सर रेडक्लिफ है, इसको बहुत ही कम समय दिया गया कि आप एक निर्धारित समय दिया गया, ठीक है, लगभग 30-32 दिन इनको इसमें दिए गए, और इसी के बीच में इन्होंने ये सीमा का निर्धारण करना था, ठीक है। तो जब इसको ये सीमा का निर्धारण का कार्य दिया गया तो ये पगला गया, ठीक है, कि भाई इतने कम समय में मैं किस प्रकार से ये इतने बड़े क्षेत्र के सीमा का निर्धारण करूं, या तो आप मुझे टाइम दो, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो ये मैप है इसके मैप पे इसने रेखाएं खींच दी, और इसका आधार क्या चुना उन्होंने, जो पुलिस थाने थे, पुलिस थानों को इसका आधार चुना, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे पुलिस थाना है, 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 तो इस बंदे ने क्या कर दिया, इन पुलिस थानों के बीच में जो है ना लाइन खींच दी, ठीक है। कोई पुलिस थाना इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, इस प्रकार से मान लीजिए कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, ठीक है। तो ये रेखा तो सीधी आनी चाहिए थी, लेकिन वो इस प्रकार से हो गई, ठीक है, मतलब रेखा सीधे नहीं हो पाई, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो लोग थे भारत के, या जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, उनकी कुछ भूमि तो इधर भारत में आ गई, ठीक है, और जो भारत के लोग थे उनकी कुछ भूमि भारत में रह गई, और कुछ भूमि उधर पूर्वी पाकिस्तान में चली गई, ठीक है। कहने का तात्पर्य कि मान लीजिए हम इधर है, ठीक है, किसी के तो जो है ना जमीन में ही दरार डाल दी, ठीक है, लाइन डाल दी, और किसी के घर के बीच में लाइन डाल दी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो रेखा, जो ये रेडक्लिफ रेखा, जो सर रेडक्लिफ के द्वारा ये जो रेखा खींची गई, भारत का जो विभाजन किया गया, ये एक प्रकार से उबड़ खाबड़ सीमा इसमें निर्धारित की गई, जिसकी वजह से ये जो भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में जो सीमा का जो विवाद है, ये बार बार उठता गया, उस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बेरुबाड़ी जो ये क्षेत्र था, ये भी इसी प्रकार का एक क्षेत्र था। तो ये जो बेरुबाड़ी जो क्षेत्र था, इसमें इसने जो ये रेडक्लिफ है, सर रेडक्लिफ है, इसने ये कहा था कि ये जो बेरुबाड़ी जो क्षेत्र है ये भारत का है, ठीक है, लेकिन इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं था, इस बंदे ने कोई इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं दिया कि जो बेरुबाड़ी क्षेत्र है ये भारत के पास है, ठीक है। उसके बाद फिर 1952 में ये सबसे पहले मांग उठी पाकिस्तान की तरफ से। 1952 में पाकिस्तान ने सर्वप्रथम मांग उठाई कि ये जो बेरुबाड़ी जो क्षेत्र है ये भारत का नहीं है, बल्कि किसका है, हमारा है, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान का एक पार्ट है, ठीक है। और इन्होंने इसका आधार ये माना कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो क्या है, मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन इसका भी कोई लिखित प्रमाण नहीं था कि ये पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो 1952 में जो ये इन्होंने मामला पहले उठाया, उसके बाद क्योंकि पता ही है पाकिस्तान को हमेशा कुछ ना कुछ करने का लगा रहता है, ठीक है, ये कभी आतंकवादी भेज देते, कभी कुछ भेज देते, कभी कुछ भेज देते, ठीक है। तो ये चीजें शुरू से ही इनके बीच में रही है, और जो अभी तक भी चलती आ रही है, ठीक है। इस प्रकार से सीमा पार से आतंकवादी भेजते रहते हैं, और भारत में ये अशांति, जो हमारे जो बॉर्डर लाइन्स है वहां पे ये अशांति फैलाते रहते हैं। तो इस प्रकार से शुरू से ही इनके ये जो कार्य हैं ये इस प्रकार से करते आ रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये लगातार उठती रही मांग कि भाई ये जो बेरुबाड़ी क्षेत्र है ये हमारा है, ठीक है। उसी प्रकार से फिर 1958 में एक समझौता हुआ, इनके जो प्रधानमंत्री थे उस समय फिरोज शाह नून इनके प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, फिरोज शाह नून। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो ये जवाहरलाल नेहरू और ये जो फिरोज शाह नून है, इनके मध्य 1958 को एक समझौता हुआ, ठीक, जिसको आप नेहरू नून समझौते के नाम से भी जानते हैं, नेहरू नून समझौते के नाम से भी जानते हैं। किसके मामले में, बेरुबाड़ी संघ के मामले में। तो इनके बीच में जो ये समझौता हुआ, तो इन्होंने मान लीजिए बेरुबाड़ी एक जगह है, तो इन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, यानी कि जो इधर का जो क्षेत्र है वो पूर्वी पाकिस्तान में रहेगा, और इधर का जो क्षेत्र है वो हमारा जो पश्चिम बंगाल का जो राज्य है भारत, उसमें रहेगा। लेकिन इस प्रकार से क्या हो गया, यहाँ पे विवाद पैदा हो गया, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में विवाद हो गया मतलब कि इन्होंने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया पश्चिम बंगाल की सरकार ने और वहाँ की जो जनता थी। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो जनता थी किसके साथ रहना चाहती थी, भारत के साथ, ठीक, यानी कि जो इधर को भी चली गई पब्लिक, ये भी किसके साथ रहना चाहती थी, भारत के साथ। क्योंकि सबको पता है कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, ठीक है, सभी धर्मों का आदर भाव यहाँ पे किया जाता है,
एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है, सभी धर्म यहाँ पे बराबर है। तो ये प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं, ठीक है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें चीजें की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो लोग है ये भी किसके साथ रहना चाहते थे, भारत के साथ, ठीक है। अब इस प्रकार से समझौता तो कर दिया 1958 में, जो केंद्र सरकार थी उस समय जवाहरलाल नेतृत्व जो प्रधानमंत्री थे उनके नेतृत्व में जो केंद्र सरकार थी उन्होंने समझौता तो कर दिया, ठीक है, लेकिन इसको किस कानून के तहत, किस नियम के तहत इसको, ये जो क्षेत्र है किस नियम के तहत हम इस, क्योंकि भाई जब ये भारत का अंग था, ये पूरा का पूरा बेरूबाड़ी पश्चिम बंगाल का अंग था, तो भाई आप किस नियम के तहत ये जो आधा क्षेत्र आप पाकिस्तान को दे रहे हो, पूर्वी पाकिस्तान को दे रहे हो, किस नियम के तहत दे रहे हो, ठीक है। उसमें भी जो संविधान है उसमें भी प्रावधान किए हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से ये जो जो क्षेत्र है ये किस नियम के तहत इसको भारत में लिया जा रहा है, तो ये क्या बन गई, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो समय प्रधानमंत्री थे उनके गले की घंटी बन गई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने फैसला तो लागू कर दिया, लेकिन ये फैसला तो सुना दिया, समझौता भी कर लिया, लेकिन किस नियम के तहत इसको भारतीय संघ के जो आप राज्य बांग्लादेश को दे रहे हो, ये जो पूर्वी पाकिस्तान को दे रहे हो, इस नियम के तहत दे रहे हो। इसके बाद ये दौड़े दौड़े कहाँ चले गए, उस समय राष्ट्रपति जी के पास, कौन थे उस समय हमारे महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय हमारे महामहिम राष्ट्रपति थे। ये सीधे सीधे दौड़े दौड़े कहाँ चले गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास, कि राष्ट्रपति महोदय हमसे इस प्रकार से ये समझौता हुआ है, लेकिन इसको भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान ये इसमें किया गया है जिसको तहत इस जो समझौता है इसको क्रियान्वयन में लाया जा सकता है। तो क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपने देखा होगा 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, तो इसको इनको क्या चुना गया था, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। तो ये संविधान सभा के संविधान के ज्ञाता तो रहे ही, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इन्होंने स्थिति को भांप लिया कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुआ है, तो इन्होंने सीधे सीधे क्या किया, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का फैसला लिया, ठीक है। इसमें एक आर्टिकल है 143 143 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से यानी कि उच्चतम न्यायालय से क्या ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। इसके तहत, इस आर्टिकल के तहत जो हमारे राष्ट्रपति थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इसका परामर्श लेना उचित ठहरा, तो उचित ठहराया। तो उन्होंने जब परामर्श लिया तो इन्होंने दो बातें कही कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनसे दो बातें कही, दो बातों पे परामर्श लिया कि ये जो हम इसको, ये जो अपना क्षेत्र दे रहे हैं पूर्वी पाकिस्तान को, इसको हम जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 के तहत इसमें हम संविधान में संशोधन करें या फिर अनुच्छेद 368 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत हम इसमें कानून बनाए, ठीक है। तो इस प्रकार से लंबे विचार विमर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोचा समझा कि भाई क्या चीजें इसमें सही रहेगी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसमें अपने परामर्श दिए, और परामर्श किस प्रकार से दिए उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के जो संघ सूची है, 7वीं अनुसूची में जो है ना शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के मध्य। तो उसी में जो संघ सूची है उसका जो 14वां पॉइंट है, 14वें पॉइंट में कहा गया है कि जो संघ है, संघ अंतर्राष्ट्रीय जो भारत का जो ये जो इसके पास जो संघ क्षेत्र के जो विषय है संघ सरकार के पास, इसमें ये कानून और नियम बना सकते हैं, ठीक है, और उनको लागू भी कर सकते हैं। ये किसी में कहा गया, 7वीं अनुसूची के संघ जो सूची है इसमें ये प्रावधान किया गया। ये परामर्श इन्होंने दिया, ठीक है, कि आप इसके तहत इसमें नियम कानून बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा फिर इन्होंने एक आर्टिकल था 2451, ठीक है, 2451 में भी इन्होंने यही बात कही कि ये जो भारत का जो पूरा क्षेत्र है, भारतीय संघ का आप चाहे पूरा क्षेत्र ले लें या फिर कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, आप उसके संबंध में कानून बना सकते हैं। और फिर एक आर्टिकल था 248, इसमें क्या कर दिया गया, अवशिष्ट शक्तियां, यानी कि जो शक्तियां
ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, और ना ही समवर्ती सूची में है। वो किस में आ जाएगी? अवशिष्ट शक्तियां। और अवशिष्ट शक्तियों पे कानून बनाने का, ये जो अवशिष्ट शक्तियां है ये किसके पास रहती है? केंद्र के पास। तो इसमें भी ये प्रावधान किया कि आप अवशिष्ट शक्ति के तहत भी इसमें कानून बना सकते हैं। दूसरा फिर एक आर्टिकल था 253 253, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही परामर्श दिया कि इसके तहत भी आप अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि लागू कर सकते हैं और उसी के तहत आप अपने कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो इनसे तो काम चलने वाला नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श दिया कि आप जो अनुच्छेद हमारा 3 है, इसके तहत, अनुच्छेद 3 के तहत तो आप इसको जो ये नेहरू मून समझौता है इसके तहत तो आप इसको लागू नहीं कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 3 में तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आप अपने जो संघ का कोई क्षेत्र है वो आप किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो अनुच्छेद 368 है इसके तहत आप संविधान संशोधन करके आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में जो है ना साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। ठीक है, साधारण बहुमत की इसमें जरूरत पड़ती है। और इसमें क्या, किस चीज की जरूरत पड़ती है? विशेष बहुमत की। विशेष बहुमत, इसमें अंतर क्या है साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में? साधारण बहुमत में जो सदन में जो उपस्थित सदस्य हैं और मत देने वाले जो सदस्य है उनका 50% जो मत है जिस तरफ जाएगा, ठीक है, उस तरफ जो है ना निर्णय माना जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई कानून आप बनाते हैं साधारण बहुमत से तो उसमें 50% लोगों के मत होने बहुत जरूरी है। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो विशेष बहुमत है इसके तहत क्या होता है? इसमें 50% का प्रावधान नहीं है, इसमें प्रावधान है जो सदन में जो उपस्थित सदस्य है और मत देने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 सदस्यों का बहुमत इसमें होना जरूरी है। ठीक है, और कुछ मामलों में फिर क्या है, जो आधे राज्यों की जो विधानमंडल है उनके सदस्य भी वहां से क्या होने चाहिए? साधारण बहुमत से उसको पारित कर दिए होने चाहिए। तो ये प्रावधान इसमें किए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भैया आप इसको जो है ना साधारण बहुमत से तो आप इसको पारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, जो ये संविधान का जो अनुच्छेद 368 है इसके तहत आप नियम कानून बना के ये जो नेहरू मून समझौता है इसको आप लागू कर सकते हैं। बाद में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, इनमें जो सरकार थी उस समय संघ सरकार थी, उन्होंने 9वां संविधान संशोधन 1960 में लाया। 9वां संविधान संशोधन 1960 लाया। और ये जो बेरुबारी संघ का जो मामला है, ठीक है, और इस प्रकार से जो इन्होंने बंटवारा किया था यहाँ पे, ये इस अनुच्छेद के तहत इसको क्रियान्वयन में लाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रियान्वयन में तो लाया गया, लेकिन इससे पहले भी एक मामला और उठा था कि भाई क्या नाम, जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना में क्या कहा गया है? प्रस्तावना में कहा गया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और क्या कहा गया है? संप्रभुता। इसमें क्या किसमें कहा गया है? ये प्रस्तावना में, कि अगर लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब जनता का शासन, ठीक है, लोकतंत्रात्मक लोगों का शासन, तो लोगों का शासन मतलब लोगों के जो प्रतिनिधि है, लोगों के द्वारा, पब्लिक के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनके द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। ठीक है, और लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, अगर उन्हीं के द्वारा शासन, जिनके द्वारा शासन जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा भेजे गए हैं, अगर वही प्रतिनिधि किसी एक क्षेत्र को उठाकर दूसरे देश को दे देते हैं, यानी कि उन जो जनता है वहां की उसको उठाकर किसी दूसरे देश को दे दें, तो ये तो बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से जो संविधान का जो प्रस्तावना है इसका भी ये उल्लंघन था। और उसी प्रकार से एक संप्रभुता शब्द जोड़ा गया है। संप्रभुता शब्द का तात्पर्य है कि कोई भी देश जो पूर्ण रूप से संप्रभु है वो आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक है, यानी कि वो आंतरिक रूप से अपनी नीतियों का क्रियान्वयन करने में स्वतंत्र है और बाह्य रूप में भी वो किसी भी देश का दबाव सहन नहीं करेगा। ठीक है, और अगर कोई बाहरी ताकत किसी संप्रभु देश को दबाने का प्रयास करेगा तो उसको उसी भाषा में उसका जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजों का उल्लंघन हो रहा था, एक तो होता था लोकतंत्रात्मक जो गणराज्य है उसका उल्लंघन हो रहा था, और दूसरा संप्रभुता जो है उसका भी उल्लंघन हो रहा था। तो इस मैटर में जब सुप्रीम कोर्ट से इन चीजों पे पूछा गया कि भाई यहाँ पे तो इन चीजों का उल्लंघन हो रहा है, इसमें क्या करें, तो इसी समय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही, प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है। ठीक है,
यानी कि जो ये प्रस्तावना है संविधान की, ये संविधान का पार्ट नहीं है, ठीक है। सीधे सीधे इसको मानने से इनकार कर दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। बाद में फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला आया 1973 में, 1973 में, जिसने फिर इसमें फिर ये अपने फैसले से पलट गए। जो हमारे माननीय जो न्यायालय है इस समय, सुप्रीम कोर्ट, वो इससे पलट गए, ठीक है। क्योंकि इनमें इनको जो है ना एक आर्टिकल 137 में एक ये पावर दी गई है कि अपने फैसले को बदल सकते हैं, इस अनुच्छेद में 137 में। इस प्रकार से 1973 में पुनः पलट गया कि नहीं, जो ये प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है। और पहले इन्होंने क्या कहा था कि जब बेरुबाड़ी संघ का मामला आया था तो पहले इन्होंने क्या कहा था कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है। हालांकि ये जो जो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला है, इसको हम आपको अलग से बताएंगे। कब, जब आपको बताई थी मैंने 9वीं अनुसूची में, ये था आपका भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित। जब ये चीजें आपको बताऊंगा उस समय इसको जो ये केशवानंद भारती का जो मामला है उसको आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। जैसे ही ये आपका, उम्मीद करता हूँ बेरुबाड़ी संघ का जो मामला ये आपके समझ में आ गया होगा कि किससे संबंधित था, सीमा निर्धारण से भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। और उसी प्रकार से जो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला है ये किससे संबंधित है, ये है आपके भूमि सुधार से संबंधित मामला है। तो इसको भी डिस्कस करेंगे जब भी ये मामला आएगा उस समय इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जो बेरुबाड़ी संघ का जो मामला ये आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से चलो आगे चलते हैं। पूरा जो बांग्लादेश के साथ जो हमारे संबंध थे उसको भी बता ही देते हैं, उसको आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से बेरुबाड़ी संघ का मामला हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, खींचतान चलती रही, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे एक राज्य पड़ता है मेघालय, ठीक है, मेघालय। इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो राज्य पड़ता है त्रिपुरा, और इसी प्रकार से ये जो क्षेत्र पूरा इधर ये आपका मेघालय का हो गया, और ये जो पूरा ये जो क्षेत्र यहाँ पे यहाँ तक है ये किसका है, असम का, ठीक है। और इधर किस चीज का है, ये जो क्षेत्र कौन से स्टेट का है, पश्चिम बंगाल का। तो इस प्रकार से ये जो 4 स्टेट है, यहाँ की कुछ भूमि बांग्लादेश में है और बांग्लादेश की कुछ भूमि हमारे इन राज्यों में है, ठीक है। यानी कि जब सीमा का निर्धारण हुआ था तो इस प्रकार से हुआ था, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो ज्यादा क्षेत्र है ये हमारा कहाँ चला गया, पूर्वी पाकिस्तान, और इनका कम क्षेत्र हमारी तरफ रह गया। तो ये जो बांग्लादेश, ये जो पूर्वी पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान से कब स्वतंत्र हुआ था, 1971 को। 1971 में जैसे ये स्वतंत्र हुआ तो इस प्रकार से ये जो भूमि का जो विवाद है ये जोर पकड़ता गया, ठीक है। और क्योंकि जो संबंध अगर हम बात करें पाकिस्तान से भले ही हमारे अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, लेकिन जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में भी जो है ना हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारत की, ठीक है। उस समय काफी सपोर्ट बांग्लादेश को भारत ने किया था जब ये स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहे थे पाकिस्तान से, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान जब स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहा था, किससे, पश्चिमी पाकिस्तान से, तो उस समय भारत ने इसकी काफी मदद की थी। और जब ये स्वतंत्र हुआ 1971 में तो एक उम्मीद जगी कि भारत और जो पूर्वी पाकिस्तान के बीच में जो सीमाएं हैं, ठीक है, जो असीमित सीमाएं हैं, पता ही नहीं कौन सी सीमा किधर से जा रही, कौन सी सीमा किधर से जा रही है, उसका समाधान किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जब 1971 में ये स्वतंत्र हुआ तो फिर 1974 में एक समझौता हुआ। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उस समय प्रधानमंत्री थी। उसी प्रकार से बांग्लादेश जब बन गया 1971 के बाद, तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान, ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो और यहाँ पे कौन थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी। तो इनके बीच में ये जो 1974 है इसमें एक समझौता हुआ, ठीक है। तो समझौता हुआ, ये जो यहाँ पे जो मैंने स्टेट बताया इनमें जो भूमि थी कुछ हमारा इधर भूमि बांग्लादेश में चली गई, ठीक है, और इनकी कुछ भूमि इधर हमारे क्षेत्र में आ गई जब ये रेड क्लिफ के द्वारा सीमा का निर्धारण किया गया था। तो इन भूमि जो ये असीमित भूमियां थी, ठीक है, कुछ बांग्लादेश में कुछ भारत में, तो इनको सुधारने के लिए एक भूमि सीमा
एग्रीमेंट लागू किया, ठीक है, यानी कि बॉर्डर लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट एग्रीमेंट इसमें लागू किया गया, ठीक है। भूमि सीमा करार आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। 1974 में ये एक समझौता हुआ। तो 1974 में जब समझौता हुआ तो जैसे मैंने अभी बताया कि जो नेहरू जी के द्वारा जो गलती हुई थी, वही गलती फिर यहाँ पे इंदिरा गांधी जी के द्वारा भी हुई। क्यों? क्योंकि भाई आप किसी जो हमारी देश की जो भूमि है, अगर आप इधर उधर कर रहे हैं किसी देश के साथ, तो उसको पहले संविधान से उसको जो समझौता हो जाए, उसके बाद उसको संविधान की जो प्रक्रिया है उसके तहत संसद से उसको एक कानून बनाकर उसको पारित करवाना होता है। तो इस प्रकार से 1974 में जब ये समझौता हुआ, 1974 में तो पाकिस्तान, ये जो बांग्लादेश की जो संसद थी, वहां से तो आसानी से मंजूरी मिल गई। लेकिन अब बात आती है फिर भारत के संसद से। तो भारत के संसद में अभी गतिरोध बना रहा, और फिर ये कहीं ना कहीं भारत में जो है ना अंतर विरोध होता रहा इस संबंध में कि भाई किस प्रकार से ये भूमि का आदान प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। तो इन सभी चीजों का जो निवारण है वो फिर हुआ, क्योंकि इसमें 111 क्षेत्र ऐसे थे, यानी 111 कॉलोनियां ऐसी थी जो किसको दी जानी थी, बांग्लादेश को, भारत के द्वारा, ठीक है। और मात्र 51 कॉलोनियां ऐसी थी जो भारत को आनी थी, ठीक है। यानी कि ज्यादा क्षेत्र, लगभग 17,160 एकड़ का जो क्षेत्र है वो हमारा पूर्वी बांग्लादेश को जाना था, और लगभग 7,110 जो एकड़ की जो भूमि है वो भारत को मिलनी थी। लेकिन उसका जो नुकसान था, जो खामियाजा था, वो किसको भुगतना पड़ रहा था, वहाँ की जो जनता थी, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये जो क्षेत्र है वो यहाँ तक फैला पड़ा इधर, ठीक है। तो है तो भारतीय, लेकिन उनको जो यहाँ का जो मूलभूत सुविधाएं थी वो नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए इधर तक जो है बांग्लादेश का क्षेत्र है, तो ये बांग्लादेश के नागरिक है, ये इधर रह तो रहे हैं, लेकिन इनको मूलभूत सुविधा यहाँ पे नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो भूमि सीमा निर्धारण जो करार हुआ था 1974 में, इसके तहत क्या किया जाना था कि यहाँ के जो लोग थे वो इधर चले जाने थे, और इधर के जो लोग थे इधर आ जाने थे, ठीक है। यानी कि जो ये भूमि का जो उठापटक चलती आ रही थी, इसका समाधान किया जाना था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये उधर का जो क्षेत्र है बांग्लादेश की तरफ, उसमें लगभग 37,000 जनता थी, ठीक है, उस क्षेत्र में। और ये जो भारत की तरफ का जो क्षेत्र था उसमें लगभग 14,000 जनता थी, ठीक है। क्योंकि इसमें जब समझौता हुआ तो हमारे पास जो है ना मात्र 51 कॉलोनियां आई, और उनपे कितनी कॉलोनियां गई, 111। तो इस प्रकार से हमें तो खैर नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो भारत जो देश है, भारत हमारा एक ऐसा देश है जो सभी के हित के बारे में सोचता है, ठीक है। क्योंकि मेन जो सोचना था वहां की जो जनता है, ठीक है। तो इन सभी सीमाओं, जो गलत सीमाएं जो निर्धारित की गई, इन सब चीजों का शिकार कौन हो रहा था, जो वहां की जनता थी, ठीक है। और इस प्रकार से इधर का जो क्षेत्र है ये आदिवासी क्षेत्र माना जाता है अधिकतर, ठीक है। तो ये जो लोग थे यहाँ पे अपनी मूलभूत सुविधाओं से ये वंचित रह रहे थे, ठीक है। जो कि भारतीय संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, जो राइट्स दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, जो मूल कर्तव्य दिए गए, इन सभी चीजों से लोग वंचित थे किसी न किसी तरह से। तो ये 1974 में जो ये समझौता हुआ, तो ये किसी न किसी रूप में ये दफ्तारा संसद से पारित नहीं हो पाया। लास्ट में 2015 में संसद से 100वां संविधान संशोधन पारित करवाकर इस कानून को क्रियान्वयन में लाया गया, ठीक है। इस प्रकार से ये जो भारत और जो बांग्लादेश के बीच, या पहले जो पूर्वी पाकिस्तान जो पार्ट था उसके बीच में सीमा विवाद से संबंधित जो उठापटक थी वो इस प्रकार से समाप्त हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, जो पब्लिक थे, जो हमारे इन जो 4 राज्यों की जो जनता थी बांग्लादेश में, उनके लिए यहाँ पे पुनर्वास की व्यवस्था की गई, ठीक है। जो संबंधित राज्य थे उनके लिए विशेष आर्थिक पैकेज की व्यवस्था की गई, ताकि इनको किसी भी प्रकार का नुकसान न झेलना पड़े, और उन जो लोग भी वहां से आएंगे, भारत को आएंगे, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे विशेष व्यवस्था की कि भाई आप इस प्रकार से इनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था इसमें करें। तो ये सारे प्रावधान थे हमारे जो इसमें बांग्लादेश के साथ, जो पूर्वी पाकिस्तान था पहले, उसके साथ किए गए, ठीक है। तो इस प्रकार से कहाँ से मामला उठा, बेरुवाड़ी संघ से, ठीक है। और कहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर दिया, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा का निर्धारण हुआ था, इन सब चीजों का हमने इसमें
समाधान कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2015 में ये जो हमारी मोदी के नेतृत्व, जो प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय, उनके नेतृत्व में जो केंद्र सरकार थी उनके द्वारा इसका समाधान किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है ये आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है ये बनता है कि जो बेरोजगारी संघ है ये किससे संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, और ये क्या नाम, किस राज्य से कभी कभी आ जाता है। तो अगर राज्य की बात आती है तो आप पश्चिम बंगाल बात करेंगे। ठीक है, किस राज्य और किस देश के साथ में था ये, तो बेरोजगारी संघ किससे संबंधित था, पश्चिम बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान से। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जब ये भारत की जो भूमि का बंटवारा हो रहा था, भारत और पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो भारत के कितने अंतर्विदेशी क्षेत्रों को पूर्वी पाकिस्तान को दिया गया, या फिर जो बांग्लादेश को दिया गया, सॉरी, या बांग्लादेश के कितने अंतःस्थल जो क्षेत्र है कितने भारत को दिए गए। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे भारत के 111 क्षेत्र उनको दिए गए और बांग्लादेश के 51 क्षेत्र भारत को दिए गए। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। और आगे का जो अगला जो लेक्चर हमारा आने वाला है उसमें आएगा राज्यों का पुनर्गठन, किस किस प्रकार से हमारे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कौन कौन से स्टेट है, कब कब बने। ठीक है, 1947 के जब देश आजाद हुआ था उस समय कितने स्टेट थे। ठीक है, उसी प्रकार से जब पुनर्गठन हुआ राज्यों का उस समय कितने स्टेट थे, फिर बारी बारी से कौन कौन से राज्य बनते गए, कौन कौन से केंद्र शासित बनते गए, किस किस राज्य से कौन कौन सा राज्य अलग होता गया। इन सभी चीजों से, इन सभी विषयों पे हम आगे का जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे आपसे। तो आप बिल्कुल हमारा जो SSG एकेडमी चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो फ्रेंड्स जो सर्कल है आपका उनको फॉरवर्ड करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे ये जो लेक्चर में दे रहा हूँ, यहाँ से जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में जो हमारा होगा राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित। तो मिलते हैं तब उसी लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।